हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं जीव विज्ञान, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान के पहले के 2 चैप्टर, जीव विज्ञान की उपशाखाएं और जैव विकास। तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण MCQs हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, जिससे कोई वीडियो आपके देखने से छूटे ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट आज का क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जंतु विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन आपको दिया गया है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पतियों का, जीवित एवं मृत वनस्पतियों दोनों का, जीवित एवं मृत जानवरों दोनों का। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत पूछा गया है कि अध्ययन किसका किया जाता है, तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी, जीवित एवं मृत जानवर दोनों का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान के अंतर्गत। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, पैलिनोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं सही जवाब की अगर बात की जाए तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एंथोलॉजी। ठीक है, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन इस प्रकार आपका सही जवाब बी होगा। ठीक है, और जो फ्रेनोलॉजी है ये मस्तिष्क के विभिन्न नामक भागों की जो है क्रियाशीलता और उसकी विक्षिप्ति का अध्ययन करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और पैलिनोलॉजी जो आपका है ये आपका विभिन्न प्रकार के परागकणों के अध्ययन के लिए जो है किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन आप देखें फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एंटोमोलॉजी या पैरासिटोलॉजी। ठीक है, तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन की बात की जा रही है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे एंटोमोलॉजी। सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनगणना एवं मानव समुदाय से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है पारिस्थितिक विज्ञान, अनुवांशिकी, जननांकी या वायरस विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा जननांकी। ठीक है, जननांकी ये जो है जनगणना और मानव समुदाय से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित विषय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है एथनोलॉजी, एथिक्स, जनांकिकी या पैथोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा एथनोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चलिए देखें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन यहाँ आप देखें, ऑप्शन आपको दिया गया है जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंद का या इनमें से कोई नहीं। तो पैलियो वनस्पति जो होती है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम अध्ययन जो करते हैं इनमें से किसी का नहीं। सही जवाब जो हमारा होगा इनमें से किसी का नहीं, क्योंकि पैलियो वनस्पति जो होती है इसके अंतर्गत हम पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे जंतु जीवाश्म आपको ऑप्शन में दिया गया है। अगर हम अध्ययन करते हैं पादप जीवाश्म का, ठीक है, मतलब जो पादप होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, उनके जीवाश्मों के बारे में पैलियो वनस्पति में अध्ययन किया जाता है। तो आपके यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी विकल्प यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पादप वनस्पति का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम कीट पालन को कहते हैं। ऑप्शन देखें फ्लोरिकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर या फिर एपीकल्चर। तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन सी, सेरीकल्चर। ठीक है, रेशम कीट पालन को जो है सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। ऑप्शन आप देखें फ्लोरिकल्चर, हार्टिकल्चर, पिसीकल्चर या फिर एपीकल्चर। तो मधुमक्खी पालन की अगर बात की जाए तो आपका सही जवाब होगा एपीकल्चर। ठीक है, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती, बिल्कुल सही है। ठीक है, और दूसरा आपका कह रहा है हार्टिकल्चर, रेशम पालन, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हार्टिकल्चर बागवानी होता है, रेशम पालन नहीं होता है। पिसीकल्चर मछली पालन, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हार्टिकल्चर रेशम पालन, क्योंकि ये जोड़ा गलत है। हार्टिकल्चर के अंतर्गत रेशम पालन का नहीं बल्कि बागवानी का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है
फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, पिसीकल्चर या ओलेरिकल्चर। तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अगर अध्ययन की बात करेंगे तो आपका सही ऑप्शन होगा ओलेरिकल्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एपीकल्चर शहद की मक्खी। ठीक है, दूसरा दिया गया है सेरीकल्चर सिल्कवर्म, तीसरा आपको दिया गया है पिसीकल्चर लाख का कीड़ा, और चौथा दिया गया है हार्टिकल्चर बागवानी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एपीकल्चर शहद की मक्खी बिल्कुल सही है, सेरीकल्चर में सिल्कवर्म का पालन किया बिल्कुल सही है, पिसीकल्चर आपका जो है ये लाख का कीड़ा गलत है, क्योंकि पिसीकल्चर जो होता है ये मछलियों से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन है। लाख के कीड़े के बारे में इसमें कोई जानकारी नहीं दी जाती है। और हार्टिकल्चर आपका बागवानी से पूरी तरीके से संबंधित है। तो सही जवाब आपका होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, पिसीकल्चर लाख का कीड़ा ये युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, फिलोलॉजी डाक टिकटों का संग्रह, एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन या आइकोनोग्राफी कीट पतंग का अध्ययन। तो सही जवाब की अगर बात करें तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन ए लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन। ठीक है, ये जोड़ा आपका बिल्कुल सही है, बाकी ये सारे के सारे जोड़े आपके गलत हैं। ठीक है, क्यों गलत है आइए जान लेते हैं। फिलोलॉजी जो होती है डाक टिकटों का संग्रह नहीं बल्कि भाषा की संरचना एवं विकास एवं उसके इतिहास का अध्ययन करती है। और एंटोमोलॉजी जो आपका होता है इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। और आइकोनोग्राफी जो होती है इसमें प्रतिमाओं या चित्रकलाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन देख कह रहा है यहाँ पे कि कीट संवर्धन क्या है। ठीक है, कीट संवर्धन के बारे में पूछ रहा है कि कीट संवर्धन क्या है। आप देखें ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान या कीटों को मारने का विज्ञान। ठीक है, तो कीट संवर्धन के बारे में आप जान लीजिए कि सही जवाब आपका होगा कीटों में वृद्धि करने का विज्ञान। ठीक है, इसमें जैसे केचुआ हो गए, आज से ऐसे छोटे छोटे कीट होते हैं जो आपकी जो है पर्यावरण और मृदा के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं, उनकी वृद्धि की जाती है, उसको कीट संवर्धन कहते हैं। ठीक है, केचुआ जैसे हो गया आपका वर्मी कंपोस्ट या पोषक तत्वों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक का निर्माण करता है, तो इसके पालन को जो है कीट संवर्धन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। तो ऑप्शन आप देखें टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म या फिर अर्थवर्म। तो सही जवाब आपका यहाँ पे जो होगा वो होगा अर्थवर्म। ठीक है, क्योंकि जो मिट्टी में मिट्टी वाले केचुए होते हैं इनका इस्तेमाल होता है वर्मी कल्चर में। ठीक है, और इन केचुओं के मल से जो एक खाद तैयार की जाती है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कह रहा है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करता है। तो ऑप्शन आप यहाँ देखें मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना या आनुवंशिकता और विचरण। तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा जो है आनुवंशिकता और विचरण। ठीक है, जेनेटिक्स जो होता है इसको आनुवंशिकी कहते हैं, जीव विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत जीवधारियों के आनुवंशिक लक्षणों व इनकी वंशागति व विचरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जेनेटिक्स जो है ये मुख्य रूप से आनुवंशिकी और विचरण से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन आप देखें शिशु, वयस्क, महिलाएं अथवा वृद्ध। ठीक है, तो जेरोंटोलॉजी जो है ये वृद्धों के संबंधित है, वृद्धों से संबंधित है। ठीक है, जेरोंटोलॉजी जो है ये भी आपकी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है। इसका संबंध जो होता है वो वृद्ध व्यक्तियों से है। इसमें मुख्य रूप से वृद्धावस्था में मांसपेशियां जो होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं ना, तो उसमें शरीर के अंग भी युवा अवस्था की तरह कार्य तो कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो है आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में जो बुढ़ापा या जीर्णता की अवस्था होती है उसके लिए कौन कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी होते हैं ताकि उनको नियंत्रित, परिवर्तित या उनको संशोधित किया जा सके। तो आप जान लें कि जेरोंटोलॉजी वृद्धों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि पैडोलॉजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, या पैडोलॉजी का वैज्ञानिक अध्ययन किससे संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन आप यहाँ देखें वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषण या फिर बीज।
ठीक है। तो पेडोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो पेडोलॉजी आपका जो होगा ये मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है। पेडोलॉजी के अंतर्गत जो होता है मृदा निर्माण जो होता है ना, उसके प्रकार का इन सब का जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आप देखें यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है ऑस्टियोलॉजी, ऑरोलॉजी, सेरोलॉजी या फिर जियोलॉजी। ठीक है। तो आप जानते हैं कि ऑस्टियोलॉजी जो होता है ये आपका अस्थियों के अध्ययन से संबंधित है। ओरोलॉजी जो है ये पर्वतों के अध्ययन से संबंधित है। ओरोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है? पर्वत का। ठीक है। सेरोलॉजी जो होता है इससे किसका अध्ययन किया जाता है? तो इससे रुधिर सीरम का जो है वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और आपका जो जियोलॉजी है ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसमें पाए जाने वाले पदार्थों के बारे में जो है अध्ययन इसमें किया जाता है। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन ए ऑस्टियोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कह रहा है कि सांपों के बारे में किस शाखा के अंतर्गत जो है अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं सर्पेटोलॉजी, ऑरोलॉजी, सेरोलॉजी या साइकोलॉजी। तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन ए सर्पेटोलॉजी। ठीक है। सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत जो है अध्ययन किया जाता है सांपों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 से भिन्न है। मतलब इसमें 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो किसी मायने में समानता रखते हैं लेकिन एक ऑप्शन भिन्न है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है आपका। फिजियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, पैथोलॉजी। यहाँ पे 2 बार लिख गया है पैथोलॉजी पैथोलॉजी, खैर आप समझ लीजिए एक ही बार है पैथोलॉजी। चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है साइकोलॉजी। तो इसमें से भिन्न को ज्ञात करना है ना, तो इसमें भिन्न आपका जो होगा वो होगा ऑप्शन डी साइकोलॉजी। ठीक है। बाकी ये भिन्न है क्यों, तो ये भी जान लीजिए कि आपका जो फिजियोलॉजी है, बैक्टीरियोलॉजी है और पैथोलॉजी है ना, ये तीनों के तीनों जो है जीव विज्ञान से संबंधित हैं, जबकि आपका साइकोलॉजी जो है ये मनोविज्ञान से संबंधित है। ठीक है। ये किससे संबंधित है? मनोविज्ञान से। तो इसलिए आपका ये भिन्न है, बाकी ये तीनों जो है जीव विज्ञान से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देखें पादप में कलम लगाना, मृदा विहीन पादप संवर्धन, सब्जियों का अध्ययन या जल संरक्षण। ठीक है। यहाँ पे भी 2 बार भाई मिस्टेक हो गया है, ये जल संरक्षण 2 बार लिख गया है, तो इसको जो है कट कर देते हैं, एक ही बार ये होगा। एक बार में आप समझ लीजिए कि ये जल संरक्षण लिखा हुआ है। ठीक है। तो सही जवाब की अगर बात की जाए तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन बी मृदा विहीन पादप संवर्धन। ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स जो होता है ये एक प्रक्रिया होती है, इसमें जो है खनिज और पोषक तत्व के इसका जो है विलयन का प्रयोग करके जो है जल में पौधों को उगाया जाता है, मिट्टी में नहीं उगाया जाता है। तो इस तरीके से जब जल में पौधों को उगाया तो उनको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है। और जल में जो पौधे उगाए जाते हैं उनको हाइड्रोफाइट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी। मतलब प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस जो है वो नहीं थी। तो ऑप्शन आप यहाँ देखें, ऑप्शन दिया गया है आपको मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप जानते हैं कि प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में जो है मीथेन भरपूर थी, अमोनिया भी भरपूर थी, कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, अगर कोई नहीं था तो ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं था, बाकी की सारी गैसें जो है ये थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा गौर से देखें पहले अच्छे से, उसके बाद में सॉल्व करें। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। तीसरा कथन कह रहा है कि जब जीवित जीव पैदा हुए तो उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 अथवा 1, 2, 3 सभी। तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ, ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब जीवित जीव पैदा हुए तो उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि जब जीवित जीव पृथ्वी पर उत्पन्न हुए तो उन्होंने पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन को ऐड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है।
तो यहाँ पे सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी 1 और 3। यहाँ पे केवल 1 और 3 आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग, मतलब ये टाइम पूछ रहा है कि लगभग कितने समय पहले जीव का उद्गम पृथ्वी पर हुआ है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है 20,000 वर्ष पूर्व, 2 लाख वर्ष पूर्व, 2 करोड़ वर्ष पूर्व या 2 अरब वर्ष पूर्व। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है आज से लगभग करोड़ों वर्ष पहले हुई है, अरबों वर्ष पहले हुई है। ठीक है, सही जवाब की अगर बात करें तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी, लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व जो है हुई थी। और सबसे पहले जिस जीव का विकास हुआ था वो जो आपके थे एक कोष के जीव थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। ऑप्शन आप देखें कवक, अमीबा, युगलिना अथवा नीलहरित शैवाल। ठीक है, तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी, नीलहरित शैवाल। अच्छा, नीलहरित शैवाल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये पृथ्वी पर जो है सबसे पुराना जीव है नीलहरित शैवाल। ठीक है, ये ऐसे प्रथम जीव थे, ये जो है सूर्य के प्रकाश और जल के उपयोग से भोजन का निर्माण करते थे। ठीक है, मतलब प्रकाश संश्लेषण जैसे आज पौधे करते हैं वैसे ये जीव भी जो है इसमें प्रकाश संश्लेषण की भी व्यवस्था पाई जाती थी। ठीक है, तो इस प्रक्रिया से जब ऑक्सीजन उत्पन्न होती थी तो वो वायुमंडल में फैलने लगी, तो जिससे क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन वायुमंडल में फैलने लगी तो उससे अन्य प्राणियों के जो है जैविक विकास में सहायता मिली। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यही आपका इम्पॉर्टेंट जीव है नीलहरित शैवाल, जो सबसे पहले पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ये शायद एक क्वेश्चन आगे निकल गए हम लोग। हाँ, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी, ये क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन आपको दिया गया है लिनियस, लैमार्क, डार्विन अथवा मेंडल। ठीक है, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के राइटर कौन है। सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी, डार्विन। ठीक है, डार्विन थे। अच्छा, डार्विन जो थे ये कौन थे, इनके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। तो डार्विन जो थे ये इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जो है प्राकृतिक वर्णवाद या डार्विनवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेंसर, लैमार्क, डार्विन या फिर मेंडल, किसने प्रतिपादित किया था। तो आप सही जवाब अगर यहाँ पे देखें तो सही जवाब आपका होगा डार्विन। ठीक है, विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने ही प्रस्तुत किया था। डार्विन का जो मत था, उनका मत ये था कि प्रकृति वो क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। ठीक है, विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत जो है आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था डार्विन का, वो आप अच्छे से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो ऑप्शन आप यहाँ देखें स्पेंसर, लैमार्क, आइंस्टीन या फिर न्यूटन। तो यहाँ पे बात हो रही है जैव विकास की, तो जैव विकास की बात हो रही है तो सही जवाब आपका होगा लैमार्क, ऑप्शन बी। ठीक है, जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने ही समझाया था। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो लैमार्क ने जो है जैव विकास की परिकल्पना पर पहला जो है तर्कसंगत सिद्धांत जो है इनके द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। और इनका पूरा नाम जो था वो था जीन बैटिस्टे डी लैमार्क, है ना। इन्होंने प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था, तो इन्होंने प्रस्तुत किया था 1809 में। ठीक है, 1809 में इनकी एक पुस्तक भी रिलीज हुई थी जिसका नाम था फिलॉसफी जूलॉजिक। ठीक है, फिलॉसफी जूलॉजिक इनकी पुस्तक का नाम था। उसी पुस्तक में जो इन्होंने लैमार्क सिद्धांत जो है उपार्जित लक्षणों की वंशागति वाला दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देखें स्पेंसर, हैक्सले, आइंस्टीन या फिर ह्यूगो डी ब्रीज। तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत की अगर बात की जाए तो ये सिद्धांत जो है ह्यूगो डी ब्रीज द्वारा जो है दिया गया था। अच्छा, ह्यूगो डी ब्रीज जो थे ये हॉलैंड के पादप शास्त्री थे। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी मतलब वंशागति बड़ी विभिन्नताओं में परिवर्तन के कारण होती है। इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, तो ये इनको भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा ह्यूगो डी ब्रीज को। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आप यहाँ पे देखें। ऑप्शन आपको दिया गया है अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बिल में रहने के प्रति अनुकूलन से, प्राकृतिक चयन से या उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन ए, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। ठीक है,
तो फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक जो लेमार्क थे उनके अनुसार ही जो है ये सिद्धांत दिया गया था कि परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होते हैं। तो बदलते वातावरण में जीवधारी जो है नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं और कुछ अंगों का कम उपयोग करते हैं। ठीक है, सेम यही कंडीशन थी जिराफ की गर्दन के लंबी होने का जो सिद्धांत था, क्योंकि पहले जब वहाँ पे जिराफ लोग रहते थे तो वहाँ पे जो है वनस्पतियाँ और घास के मैदान काफ़ी सारी चीज़ें उपलब्ध होती थी जिनको उनको खाने में आसानी होती थी। लेकिन धीरे धीरे जो है प्राकृतिक परिवर्तन के चलते वहाँ पे चेंजेस आए और वहाँ पे हरी घास के मैदान और जो नज़दीकी झाड़ियाँ थी वो सब धीरे धीरे करके लुप्त हो गए। उसके बाद में जिराफ को जो है ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए अपनी गर्दन को बार बार उचकाना पड़ता था और ये प्रक्रिया लगातार कई सालों तक चलती रही, जिससे कि उसमें उनकी मांसपेशियों में अचानक खिंचाव आने लगा और वो लंबी होने लगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है बहुगुण सूत्रता, अनुकूलन, सहभागिता या फिर उत्परिवर्तन। तो जीवों में अत्यधिक विविधता किस लिए होती है ये आप जानते हैं। इसका सही जवाब होगा उत्परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि उत्परिवर्तन जो है यही जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, 34 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई प्रजाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है लैंगिक जनन, अनुकूलन, प्राकृतिक वर्णन या फिर उत्परिवर्तन। तो यहाँ पे आप अगर सही जवाब देखें तो सही जवाब आपका होगा उत्परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन डी। अच्छा है क्या ये, इसको जान लीजिए। जैसे जो कोशिका जीनोम के डीएनए होते हैं ना, उनके अनुक्रम में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और उत्परिवर्तन प्रक्रिया में आनुवांशिक पुनर्संयोजन के माध्यम से बड़ी संख्या में जो होता है डीएनए जो होते हैं उनकी एक प्रतिलिपि, मतलब जिसको कह सकते हैं कॉपी तैयार होती है और नई जीनों के विकास में प्रतिलिपियाँ जो है एक मुख्य भूमिका निभाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है जावा मानो, क्रो-मैग्नान मानो, निएंडरथल मानो या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आप देखें, सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्रो-मैग्नान मानो। ठीक है, क्रो-मैग्नान मानो जो है इसको जो है आधुनिक मानव का वर्तमान मानव जो होमो सैपियंस है उसका अंतिम सीधा पूर्वज माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म, एक आदिमानव प्रजाति, पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त एक गुफा तंत्र या फिर भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक कल्प। तो डेनिसोन क्या होता है, डेनिसोन के बारे में जान लीजिए। डेनिसोन के बारे में जो बात की जाती है वो एक आदिमानव की प्रजाति है और डेनिसोन जो है ये यूरेशिया के जंगलों में लगभग आज से 1.5 से 2 लाख वर्ष पहले निवास करती थी। ठीक है, यूरेशिया के जंगलों में। और इसके बारे में जानकारी हमें कब मिली, तो पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में जो है प्राचीन अस्थि अवशेष इनके प्राप्त हुए। और उसके बाद फिर चीन के तिब्बत की भी एक गुफा से एक जीवाश्म के जबड़े वगैरह जो है प्राप्त हुए। तो इससे जो है इनके पूर्वी एशिया तक इनका विस्तार होने की आशंका की गई। ठीक है, और 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित वैज्ञानिक मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई। ठीक है, तो डेनिसोवन जो है वो एक आदिमानव की प्रजाति है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आर्कियोपेट्रिक्स क्या थे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ऑप्शन आपको दिया गया है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, जुरासिक काल का सरीसृप, ट्रायसिक काल का सरीसृप या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आर्कियोपेट्रिक्स जो है ये आपका जो है जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था। ठीक है, ये लगभग आज से 15 करोड़ वर्ष जो है पुराना इसका जो है जीवाश्म मिला था चट्टानों में। ये सरीसृप और पक्षियों के बीच का संयोजक था क्योंकि इसमें दोनों के लक्षण थे। ये सरीसृप भी था, इसके पास में लंबी पूँछ होती थी, चोंच में इसके दांत होते थे, अग्रपात के उंगलियों पे पंजे होते थे और उसके बाद में ये पक्षी भी था क्योंकि इसके अग्रपात जो थे वो उड़ने के लिए पंखों में भी रूपांतरित हो चुके थे। तो ये जंतु विकास को सिद्ध करता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन कह रहा है कि मैमथ किसका पूर्वज है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देखें घोड़े का, कुत्ते का, हाथी का या फिर ऊँट का। तो सही जवाब आप यहाँ पे जान लें, हाथी का ही पूर्वज होगा मैमथ। ठीक है, जो वर्तमान समय में लुप्त है। वर्तमान समय में मैमथ नहीं पाए जाते। मैमथ जो है पहले के समय में पाए जाते थे, ये हाथी का पूर्वज माना जाता है और मैमथ जो है आज के हाथियों की तुलना में लगभग 10 गुना विशालकाय होते थे।
ठीक है, तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट MCQs जो हम लोगों ने सॉल्व किया इस वीडियो में। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।